हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुलाम का नियम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश से संबंधित और जो गुणधर्म है और उसके जो मात्रक है उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो मैंने कल बताया भी था आपको कि कुलाम का जो नियम है ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। इसके बारे में क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुलाम का नियम ये क्या होता है और इससे संबंधित और जो कुछ चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कुलाम का जो नियम होता है वो जैसा कि हमने पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेश अगर होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो आवेश या दो आवेशित वस्तुएं ये एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, और वो जबकि आवेशित होती है तब, और उनके बीच में एक बल कार्य करता है, यानी कि एक किसी बल के कारण से वो अट्रैक्ट या रिपेल होती है। ठीक है, और अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है वो कितना लगता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, वो हम कुलाम के नियम से समझ सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुलाम नामक जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसने ये नियम दिया था कि कोई भी दो आवेशित वस्तुएं अगर है और उनको एक दूसरे के नजदीक रखा हुआ है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, कितनी उसकी मात्रा होगी। तो कुलाम के अनुसार क्या होगा, जैसे मान लो कोई दो आवेश, हम दोनों पॉजिटिव आवेश ही लेते हैं, तो ये दोनों आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, इन दोनों आवेश जो है, एक आवेश को हमने q1 मान लिया और दूसरे को q2 मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से r दूरी पर यदि रखे हुए हैं तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल, ये भी ध्यान रखना है, स्थिर विद्युत बल जो है वो कितना होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अगर हम आवेशों के बीच में लगने वाले बल को F से लिखते हैं तो F जो बल होगा, ये बल है जो विद्युत बल है, ये विद्युत बल जो होगा F, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती हो गया, और दोनों के बीच की दूरी, यानी हमने इनको 8 दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसके ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये कुलाम का नियम होता है, यानी इसके अनुसार सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल जो कि स्थिर विद्युत अवस्था में, यानी कि ये गतिमान नहीं होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, एक जगह रखे हुए होनी चाहिए, तो उस स्थिति में दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं, क्योंकि समानुपाती का मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर अगर हम करेंगे, बराबर का मतलब क्या होगा, जैसे इसका और इसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट आता है, यानी दोनों, जैसे हम लिखते हैं कि F समानुपाती A, तो F और A का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है, ये सीधा सा समानुपाती का मतलब होता है। तो यहाँ पे F को अगर हम बराबर लिखते हैं तो एक नियतांक काम में लेते हैं कांस्टेंट K, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F, यानी ये जो है ये दोनों के बीच में लगने वाले बल के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो K है, K ये एक नियतांक है, ये क्या होता है, नियतांक है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, नियत होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है K। ठीक है, ये इसका मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कैसे बनता है, जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि K को अगर बराबर लिखेंगे तो K जो होगा वो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ पे F बल है, R जो दोनों के बीच की दूरी है, Q1 और Q2 दोनों
आवेश है। ठीक है, तो बल जो होगा उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आपको पता है। दूरी जो होती है उसको हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मात्रक है K का, वो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये जो है वो K का मात्रक यहाँ पे हमने लगाया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखो K जो होता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, K का एक दूसरा जो मान है, ज्यादातर प्रचलित वैल्यू जो है यही होती है, K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे 4 पाई, ये दोनों चीजें हैं, ये तो कांस्टेंट पहले से आपको पता है ही है कि ये 4 का मतलब तो 4 होंगे, पाई पाई जो होता है इसका भी मान आपको पता है 22/7 होता है, या 3.14 हम लिखते हैं। तो ये दोनों तो कांस्टेंट वैसे आपके नॉर्मल है। अब दूसरी चीज जो होती है इसके साथ में आ रही है एप्सिलॉन नोट, ये एक नई चीज है, इसको बोला जाता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है ये क्या होती है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। मतलब कि एप्सिलॉन नोट जो है यहाँ पे अगर नोट लगा हुआ है या जीरो जिसको हम कह सकते हैं, तो ये एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट जो होता है ये क्या होगा, ये निर्वात या वायु की होगी, और इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। ये भी एक निश्चित मान इसका होता है, और वो कितना होता है 8.854 -1। लेकिन इसका जो मात्रक है वो इसके उल्टा होगा, क्योंकि ये जो है वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है वो एप्सिलॉन नोट जो कि निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, उसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि K का जो मान होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। ये जो है वो निश्चित वैल्यू है, तो इससे हम चाहे तो ये निकाल सकते हैं और इससे चाहे तो ये निकाल सकते हैं। मतलब कि ये अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे K = 1/4 पाई, 4 पाई का मतलब हम पाई की जगह 3.14 लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 ये लिखते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 9 × 10⁹ ही आएगा, और इसका मात्रक क्योंकि ये है तो ये वापस इधर ऊपर जाकर के कितना हो जाता है, ये हो जाता है। तो कहने का मतलब इस वैल्यू से वापस ये आ जाती है, लेकिन ये निर्वात के लिए ही है, निर्वात या वायु के लिए ही है, 8.854 × 10⁻12। अब जैसे एक होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये भी इसी के अंदर आती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होगी वो निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता है उसके कंपैरिजन में, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष किसी भी दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता क्या है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको प्रदर्शित करती है। मतलब कि इसे हम एप्सिलॉन r से लिख देते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होगी वो एप्सिलॉन r से लिखी जाती है, और ये होती है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये जो है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जहां पे एप्सिलॉन जो है ये किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 जो है ये जैसे मैंने पहले बताई थी आपको, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन r जो है वो क्या हो गई, आपेक्षिक। ठीक है, तो एप्सिलॉन r जो है वो निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी भी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता क्या है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जैसे एक हम कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता जैसे एप्सिलॉन r जो होती है वो मेटल्स जो होती है, धातुएं जो होती है, उनके लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट।
अनंत। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब अगर हम फोर्स की बात करें, जैसे दो आवेश है Q1 और Q2, ये एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच में हमने कोई धातु का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये इससे हम देख सकते हैं। यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का इसमें क्या असर पड़ता है। तो दोनों आवेश जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, जो भी है चार्ज जैसे है इनके ऊपर। तो अगर इनके बीच में हमने ये धातु का टुकड़ा रख दिया जिसकी विद्युतशीलता अनंत है, तो क्या होगा कि बल जो लगता है, जो अभी हमने पीछे कूलॉम के नियम से निकाला है, बल जो होता है वो कितना होता है K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको हम K की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कब होता है 0, जब Q1 और Q2 के बीच में क्या हो, निर्वात या वायु हो, तब तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई माध्यम हो तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, केवल एप्सिलॉन ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से देखो एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का रेशियो होता है। तो एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब इनके गुणनफल के बराबर होता है एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आ रहा है वो क्या हुआ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो एप्सिलॉन R जो है इसकी वैल्यू धातुओं के लिए मैंने अभी बताया था आपको कितनी होती है, अनंत होती है। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये इसकी वैल्यू होगी अनंत। हम और बाकी की वैल्यू इसको नहीं लिख रहे हैं, केवल इसी को लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, अब नीचे ये अनंत अगर है, इनफाइनाइट अगर है, तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ऊपर Q1 Q2 है और नीचे पूरा का पूरा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, ये क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के भी इनफाइनाइट हो जाता है, 0 अगर होता है यहाँ पे भी सब 0 हो जाता है। तो इनफाइनाइट का जब किसी भी राशि में हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। समझ आया, मतलब कि अगर हम किन्हीं दो आवेशों के बीच में धातु का टुकड़ा रख देंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला बल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि अगर दो आवेशों के बीच में हमने धातु का टुकड़ा रख दिया तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो वो शून्य हो जाता है। कैसे होता है वो जैसे आपको इससे समझ में आ जाता है, क्योंकि इसके लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान होता है वो अनंत होता है, और अनंत होने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है उसके बारे में, और उसकी जो अलग अलग वैल्यूज होती है वो किस तरह से इन दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को जो है वो चेंज करती है या उसको इफेक्ट करती है। तो इसमें जितनी ज्यादा एप्सिलॉन R की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही उस तरह की वस्तु को दो आवेशों के बीच में रखने पर जो बल होगा वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बल सबसे ज्यादा कब होगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बल सबसे ज्यादा इन दोनों आवेशों के बीच में कब लगेगा, जबकि एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या हो, 1 हो। एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 होने पर ये जो है यहाँ से जैसे हम इनफाइनाइट रखा था, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा तो क्या आएगा, ये जैसे पहले वाली स्थिति थी जो निर्वात या वायु के लिए थी वो स्थिति आ गई। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु है तब उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, एप्सिलॉन R जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये सिंप्लीफाई किया, 1 अगर लिखा तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन 0 के बराबर हम लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 आएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है
कि निर्वात या वायु की उपस्थिति में किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर बाद में उसके बीच में जैसे भी हम अलग अलग पराविद्युतांक वाले, ये इसको हम पराविद्युतांक बोलते हैं, ये पराविद्युतांक भी होता है, ये नाम भी प्रचलित होता है, या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, पराविद्युतांक भी कह सकते हैं। अलग अलग आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले पदार्थों को हम रखेंगे इसके बीच में, तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कम होता चला जाता है। और धातु जिसके लिए ये बहुत ज्यादा यानी इनफाइनाइट होता है, तो उसके कारण से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो कूलॉम के नियम से ही रिलेटेड चीज है, इसलिए इसको भी आपको इसके साथ में ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो जाता है कूलॉम का नियम और आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतता। अब जो है वो कूलॉम के नियम का एक सदिश रूप थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप में हम कूलॉम के नियम को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स होती है, जो बल होता है, वो एक सदिश राशि होती है। तो बल की दिशा किस तरफ हो उसको हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये सदिश रूप जो है वो भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो दो आवेश है, एक Q1 है, ये प्लस का है, और ये Q2 भी प्लस का है। ठीक है, इसके लिए हमने इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने इनके लिए ये स्थिति सदिश, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये निर्देश तंत्र हमने यहाँ पे लिया है। और निर्देश तंत्र अगर होते हैं तो हम उनकी स्थिति सदिश दोनों आवेशों के लिख सकते हैं। स्थिति सदिश जो है वो एक का R1 सदिश है, दूसरे का R2 सदिश है। स्थिति सदिश आप जानते हो, किसी भी बिंदु की स्थिति को हम अगर निर्देश तंत्र में प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हम एक सदिश काम में लेते हैं, जिसको इसी कहा जाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश जो है वो दोनों की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। जैसे स्थिति सदिश को हम ऐसे लिखते हैं, R1 सदिश जैसे कि x1 ik प्लस y1 j, यानी x1 y1 अगर इसके कोऑर्डिनेट है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, और R2 सदिश जो होगा वो x2 ik प्लस y2 j, ये इसका दूसरे का सदिश हो गया। ठीक है, तो ये आपको स्थिति सदिश से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट जो है, कोई भी बिंदु है, उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये स्थिति आपने इनकी दिखा दी। अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे Q1 आवेश होगा ये और Q2 आवेश, इन दोनों के द्वारा, इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगाया जाता है, इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगाया जाता है। अब चूंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है इनके ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा, वो प्रतिकर्षण बल होगा, फिर इधर लगा देता है। ठीक है, तो F2 पर यानी दूसरे वाले आवेश पर पहले के कारण से, तो इसको हम लिख लेते हैं F21 मान लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से पहले पर दूसरे के कारण से लगने वाले बल को हम ऐसे लिख लेते हैं F12। ठीक है, तो ये F12 हो गया, ये F21। इसकी दिशा में एक इकाई सदिश अगर हम और लिखते हैं तो ये R21K, और इसकी दिशा में इकाई सदिश लिखते हैं तो वो R12K। ठीक है, इकाई सदिश जो होता है वो केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, इसका परिमाण इकाई होता है, और ये केवल दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फोर्स की जो कि इसके कारण से इसके ऊपर लग रहा है, उसकी फोर्स को डिनोट करेगा, उसकी डायरेक्शन को यानी उसकी दिशा को ये प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से ये भी R12 है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो इससे इसकी तरफ की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो अगर हम लिखते हैं तो ये R यहाँ से इसकी तरफ ये R21 सदिश दूरी, और इधर से इधर की तरफ जो है वो दूरी को हम लिख देते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, ये R12 वेक्टर हो गया, ये R21 वेक्टर हो गया। अब देखो, अब जो बल इसके ऊपर लगेगा F12, उससे हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे F12 वेक्टर, यानी कि सदिश उसके ऊपर हमने लगा दिया। तो ये जो होगा वो K Q1 Q2, मतलब कि K तो कांस्टेंट है, Q1 और Q2 दोनों चार्ज है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1-2 के लिए हम कितनी ले रहे हैं, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सदिश का परिमाण और उसका स्क्वायर, और R12 K।
इस तरह से हम इसको लिख देंगे। परिमाण जो है ये R12 सदिश का परिमाण, ये जो होता है ये क्या होगी, ये एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगी वो होगी। परिमाण का मतलब होता है दूरी, दिशा उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसका परिमाण जब हमने ले लिया तो सीधा क्या लिखा जा सकता है, इसको R12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। R12 जो डिस्टेंस है मतलब कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो होगी, ठीक है। इसको जैसे हम एक बार 1 नंबर देते हैं, इसी तरह से 21 वेक्टर F21 यानी कि जो बल दूसरे वाला बल है इसके ऊपर तो इसके कारण से लगाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 के ये हो जाता है दूसरा। यानी इस तरह से हमने इसको सदिश रूप में लिख दिया है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप का मतलब क्या है कि दोनों जो बल लग रहे हैं ये दोनों सदिश रूप में किस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमने देख लिया। अब इनमें आपस में हम रिलेशन भी देख सकते हैं, क्या क्या होगा इसमें, क्या रिलेशन हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी बताया आपको कि R12 का मतलब है कि इन दोनों के बीच की दूरी और R21 का मतलब भी दोनों के बीच की दूरी है। अगर हमने सदिश उसके ऊपर लगा दिया है तो केवल वो दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ से इधर चलते हैं तो इससे हमने ले लिया और यहाँ से इधर चलते हैं तो इससे हमने इसको लिख दिया। लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरी को देखा जाए तो वो तो बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R12 का जो मैग्नीट्यूड है मतलब परिमाण जो है वो कितना होगा, R21 के परिमाण के बराबर ही होगा। मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दूरी जो है वो तो बराबर ही है। इधर से ऐसे चले तो भी इतनी है, इधर से ऐसे चले तो भी इतनी है, केवल दिशा का फर्क है। तो इसलिए परिमाण को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन देखो दिशा क्योंकि अलग अलग है तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम R12 केप की बात करें, R12 केप को R21 केप के बराबर लिखें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइनस का चिन्ह बीच में लगाना पड़ेगा। मतलब ये माइनस साइन जब करेंगे तभी ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी दिशा इसकी दिशा के विपरीत है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, एक दूसरे के क्या होगी, ये विपरीत होगी। इसलिए इन दोनों की दिशाएं जो है वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी, ध्यान रखना है। अब इन दोनों चीजों को अगर हम यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशंस है इनमें काम में लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि F12 वेक्टर बराबर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। एक बार हम एक नंबर जो इक्वेशन है उसके अंदर ये दोनों चीजें अगर लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, K Q1 बटे R21 और इसका स्क्वायर और R21 के, और ये क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। मैंने क्या किया, R12 की जगह R21 लिखा है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि परिमाण दोनों के बराबर है। और R12 केप की जगह क्या लिखा, माइनस R21 केप, माइनस चिन्ह जो है मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका जो कंपैरिजन है वो इससे करते हैं, इसकी और इसकी दोनों की तुलना करते हैं। समीकरण जो 2 है उसकी इससे तुलना करते हैं समीकरण 3 से। तो क्या देखते हैं हम, F12 वेक्टर जो है, F12 जो सदिश है वो किसके बराबर हुआ, माइनस का चिन्ह और बाकी देखो ये वाला चीज, ये पूरी की पूरी ये चीज है, K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का स्क्वायर और R21 के, ठीक उसी तरह से होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F21 सदिश हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या प्रदर्शित करती है कि जो इसके ऊपर इसके कारण से लगने वाला बल जितना होता है उतना का उतना ही इसके ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल होता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों जो बल लगते हैं, ये इसके ऊपर लगाए या ये इसके ऊपर लगाए, दोनों बराबर ही लगेंगे, ठीक है। तो F12 और F21 क्योंकि भले ही इनका परिमाण अलग अलग हो, Q1 अलग हो, Q2 अलग हो, लेकिन क्योंकि इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, इस कारण से क्या होता है कि दोनों के परिमाण का जो मान है वो बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो बल होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में और क्या होगा, बराबर परिमाण, ठीक है। तो इस तरह से ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो जाता है। अब देखो
कूलाम के नियम के सदिश रूप के बाद में, यानी कूलाम का नियम ये लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे कूलाम के नियम को हम अगर एक दो से ज्यादा आवेश अगर हम लेते हैं तो उनके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत और बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम, ये हम नेक्स्ट वीडियो